हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा यहाँ पे चीनी क्रांति। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक भी है। कोशिश करूँगा मैं कि एक क्लास में, चूँकि 2-3 क्लास में पार्ट वाइज, ठीक है, बिखर जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। थोड़ा सा लेक्चर की लंबाई लंबी होगी, लेकिन यकीन मानिए कि इस लेक्चर को देखने के बाद पूरी की पूरी चीन में जो एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मौजूद थी, कैसे वहाँ पे विदेशी प्रभाव हुआ, कैसे धीरे धीरे अर्ध गणतंत्रात्मक की ओर झुकते झुकते चीन पूरी तरीके से बच गया और वहाँ पे साम्यवादी शासन की जो स्थापना हो गई, बिल्कुल ठीक है। देखा जाए यहाँ पे तो लगभग 14वीं सदी से शुरू करते हुए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं को देखते हुए, जैसे 1911 की क्रांति हो गया, 1949 की क्रांति हो गया। चीन में साम्यवादियों की सफलता के कारण क्या थे, सन यात सेन का रोल, माओ त्से तुंग का रोल, किस प्रकार से उसने बोला कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से प्राप्त की जाती है, आखिर चीनी परिस्थितियाँ क्या थी जो उसे इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना पड़ा। तो इन सारी पहलुओं को हम लोग बहुत ही विस्तृत रूप में विस्तार तरीके से देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो यहाँ पे हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से आज का जो क्लास है बहुत ही सिंपल तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए यहाँ पे चीनी क्रांति की, तो यहाँ पे एक डेट जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो डेट है यहाँ पे 1911, ठीक है। 1911 के पहले चीन क्या था और 1911 के बाद चीन का क्या हो गया, इसको हमारे लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं दोनों को जब आप देख लेंगे तो पूरा का पूरा चीनी क्रांति आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1911 के पहले की जो परिस्थितियाँ थी। अगर देखा जाए यहाँ पे पहले और यहाँ देखा जाए तो बाद में, ठीक है। देखिए 1911 के पहले की जो परिस्थितियाँ थी चीन की, बिल्कुल ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे मौजूद थी। अब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है कि राजा ही, ठीक है, शासन का प्रमुख अंग होता था। मोनार्ची सिस्टम मौजूद होती थी। देखेंगे आगे चल के कि किस प्रकार से इसी मोनार्ची सिस्टम के तहत ही एक महज 6 साल के बच्चे को, ठीक है, मंचू राजवंश में एक शासक बना दिया गया। उसके बाद से 1911 के पश्चात हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे चाइना अर्ध गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की तरफ झुका। खासकर सन यात सेन के समय तो ऐसा लगता था कि अब गणतंत्र बन ही जाएगा, लेकिन पुनः उनकी मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे चीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था की तरफ झुकते झुकते बच गया और यहाँ पे साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई। तो इन सारे पहलुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले स्थिति क्या थी और बाद में स्थिति यहाँ पे क्या थी। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको फ्लो चार्ट में, ठीक है, बांटने का प्रयास करते हैं कि पहले यहाँ पे स्थिति क्या थी। पहले अगर अब देखिए आप बात किया जाए तो यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मौजूद थी। कुछ 2 राजवंश हम लोग देखेंगे, जैसे कि चिंग राजवंश हो जाएगा, मिंग राजवंश हो जाएगा। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। उसके तत्पश्चात हम लोग देखेंगे विदेशियों का कैसे यहाँ पे प्रभाव बढ़ते चला गया। विदेशियों का प्रभाव, जब विदेशियों का प्रभाव जब बढ़ते जाएगा यहाँ पे, तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। देखिए 4 बड़ी बड़ी शक्तियाँ यहाँ पे मौजूद थी। और फाइनली ब्रिटेन के द्वारा जब आर्थिक लाभ यहाँ पे लेने की जब कोशिश की जाती है, खासकर अफीम को भेज के, और वो अफीम भारत से निर्यात किया जाता था ब्रिटेन के द्वारा, तो चाइना के द्वारा यहाँ पे रिटेलिएट किया गया और यहाँ पे 2 अफीम युद्ध होगा। अफीम युद्ध काफ़ी प्रचलित युद्ध है, अफीम युद्ध। उसके तत्पश्चात यहाँ पे देखेंगे कि अब इस अफीम युद्ध में चूँकि बुरी तरीके से मंचू राजवंश यहाँ पे हार चुका था, तो अब स्वाभाविक है कि इतने बड़े विशाल भूभाग में रहने वाले चीनी जो नागरिक है, उनका भी कहीं न कहीं जो ईगो है ना, कि छोटे से देश से हम लोग हार गए। तो यहाँ पे कुछ विद्रोह होगा, हम लोग देखेंगे। इस विद्रोह में 2 विद्रोह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो है ताइपिंग विद्रोह, जो धार्मिक व्यवस्था को लेके अलग ही एक, ठीक है, अर्ध धार्मिक व्यवस्था के तहत इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरा होगा यहाँ पे बक्सर विद्रोह।
बक्सर विद्रोह, जो कहीं न कहीं उस मंचू राजवंश के खिलाफ था, या हम लोग यूँ कह सकते हैं कि विद्रोहियों को भगाने के खिलाफ था। इसके तत्पश्चात यही जब विद्रोह जब भड़कते गया तो 1911 की क्रांति का पूरी तरीके से आधार तैयार हो गया। और 1911 की क्रांति में अब जब दो लोगों की यहाँ पे भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहला है यहाँ पे सन्यात सेन, ठीक है, सन्यात सेन, और दूसरा है यहाँ पे युआन शिकाई। नाम आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ राइटिंग मेरी ख़राब है, फिर भी आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, उससे क्लियर हो जाएगा। अब 1911 के पश्चात हम लोग देखेंगे कि सन्यात सिंह और युआन शिकाई के दोनों के सम्मिलित प्रभाव की वजह से बिल्कुल चाइना में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है, हमेशा के लिए उखाड़ के यहाँ पे फेंक दिया जाता है। अब यहाँ से एक नए राजवंश का शुरुआत होता है, और इस नए, ठीक है, राजवंश नहीं कहेंगे, गणतंत्र कहेंगे, लेकिन वो गणतंत्र पूर्णता नहीं था, ठीक है, अर्ध गणतंत्रात्मक की तरफ जो शुरुआत होता है, अर्ध गणतंत्रात्मक की तरफ, ठीक है, 1911 के बाद से, जिसका नेतृत्व करता है युआन शिकाई करता है। युआन शिकाई देखिए क्यों करता है, ठीक है, आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के 1911 में चीन की जो शासन सत्ता का जो बागडोर है युआन शिकाई के हाथों में आ जाता है, युआन शिकाई के हाथों में। लेकिन बागडोर इसके हाथों में आते हैं ये बिल्कुल स्वेच्छाचारी, ठीक है, स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हुए निरंकुश हो जाता है, बिल्कुल मंचू राजवंश की तरह। और लंबा समय तक ये भी नहीं चलता है, 1925 तक 1916 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके तत्पश्चात यहाँ पे रोल हो जाता है सन्यात सेन का। सन्यात सेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल हम लोग विस्तार से देखेंगे। उसके तत्पश्चात हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि साम्यवादी गतिविधियाँ चाइना में कैसे पूरी तरीके से हावी हो गई। 1916 से लेके 1925 तक आते आते चीन में साम्यवादी गतिविधियाँ, साम्यवादी पार्टी की अच्छी खासी जो पकड़ यहाँ पे मजबूत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी सन्यात सेन के द्वारा इनको बहुत ही शानदार तरीके से एक बेहतर कम्युनिकेशन बनाने का प्रयास किया गया। तो साम्यवादी शासन की स्थापना कैसे हुई, इसका प्रभाव चाइना में क्या रहा, और फाइनली लास्ट में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसका परिणाम क्या रहा और प्लस इसका प्रभाव क्या रहा, ठीक है। तो चाइना क्रांति होते होते जो रियल में जो बोला जाता है 1911, और एक और बोला जाता है, ठीक है, 1949 की क्रांति जो माओ से तुंग के नेतृत्व में इसको किया गया। और उसके तत्पश्चात माओ बहुत एक लंबे समय तक, ठीक है, 1960 के दशक तक पूरे चाइना पे कंट्रोल करता है। और चाइना आज के समय में आप देख सकते कहाँ है, बिल्कुल इन सारे पहलुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ताइवान का भी इशू देख लेंगे कि अमेरिका ताइवान को ही क्यों मानता है। इन सारे पहलुओं को हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, बशर्ते कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखें, कहीं से कोई समस्या आप लोगों के, ठीक है, मन में नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब बात करते हैं यहाँ पे 1911 के पहले वहाँ पे स्थिति क्या थी। 1911 के पहले, अब 1911 के पहले की स्थिति को देखने के लिए, ठीक है, मैंने इसको कई भागों में बांट दिया था। जैसे कि सबसे पहले मैंने बांटा हुआ था, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान होगा, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। इसमें जो अगर देखा जाए लगभग 14वीं से लेके लगभग 17वीं सदी तक, तो यहाँ पे एक मिंग साम्राज्य का, ठीक है, मिंग डायनेस्टी का कंट्रोल था चाइना में। मिंग साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, मिंग डायनेस्टी, ठीक है। टाइम पीरियड अगर इसका देखा जाए तो 1368 से लेके लगभग 1644 तक, तो देख सकते हैं लगभग मान के चलिए कि 300 सालों का इनका कार्यक्रम था। और इनके कुछ शासक समृद्ध भी हुए, शासक की निपुणता की वजह से, ठीक है, इनके द्वारा कुछ बेहतर काम करने का प्रयास किया गया। जैसे कि दो क्षेत्रों में काफ़ी चाइना ने अच्छा काम किया, जैसे कि एक था आर्थिक क्षेत्र और दूसरा था सैनिक क्षेत्र। लेकिन वही है कि हर एक शासक का, हर एक उत्तराधिकारी अगर पहले के शासक जितना निपुण ना हो तो फिर उस डायनेस्टी का पतन होना, ठीक है, स्वाभाविक है। और यही हमें दिखता है इस मिंग साम्राज्य के दौरान, क्योंकि इनको पराजित करने वाला, इनको
पराजित करने वाला एक नई डायनेस्टी यहाँ पे आ चुकी है, जिस डायनेस्टी को यहाँ पे बोला गया चिंग डायनेस्टी, चिंग साम्राज्य। ठीक है, इसी चिंग साम्राज्य को, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होती है, इसको मंचू राजवंश भी बोला जाता है, मंचू राजवंश। ठीक है, मंचू राजवंश के द्वारा अयोग्य उत्तराधिकारी होने के पश्चात यहाँ पे मिंग साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन कर दिया गया। अब मंचू राजवंश का अगर टाइम पीरियड अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 1644 से लेके 1911 तक देख सकते हैं, इनका भी टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है, इसमें भी कुछ शासक अच्छे हुए, लेकिन फिर भी इनके द्वारा अब चूँकि इस आधुनिकीकरण के दौर पे इन शासकों के द्वारा आधुनिकीकरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और तो और मोनार्ची सिस्टम को पालन करते हुए इन लोगों के द्वारा लास्ट में अंतिम जो शासक होता है, अंतिम शासक जिसका नाम, ठीक है, पोई, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है पोई, महज एक 6 वर्ष का बालक होता है। 6 वर्ष के बालक को देखिए मोनार्ची सिस्टम के तहत इसको पूरे चाइना का, ठीक है, शासक बना दिया गया। तो सब सोच सकते हैं कि 6 वर्ष का अगर बच्चा अगर शासक बनेगा तो फिर उसकी जो शासन प्रणाली पे क्या कंट्रोल रहेगा, उसके जो भी नौकरशाही है उस व्यवस्था पे क्या कंट्रोल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और यही कारण था कि अब जो भी इस 6 वर्ष के बालकों का, इसके जो भी सगे संबंधी जो सहयोग जो देने के लिए यहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल अपने अपने स्वार्थ से, ठीक है, पूरी तरीके से परिचालित होते थे। और इसी के समय धीरे धीरे विदेशी शक्तियों का यहाँ पे प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया, विदेशी शक्तियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। तो इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलें। अब यहाँ से जब शक्तियों का यहाँ पे प्रभाव बढ़ना चीन में शुरू हो गया यहाँ पे, तो अब इन विदेशी शक्तियों में जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस था, अमेरिका था, जापान था, इनके द्वारा चीन में काफ़ी हद तक आर्थिक संसाधनों का, ठीक है, यूज करने का प्रयास किया गया, यूज भी किया गया। जापान के द्वारा चीन के कई सारे क्षेत्रों पे भी कंट्रोल कर लिया गया आगे चल के। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन ने, ठीक है, इस पर कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि ब्रिटेन उस समय अगर देखा जाए तो लगभग 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, धीरे धीरे काफ़ी हद तक, ठीक है, एक होता है ना सॉफ्ट नीति के माध्यम से भारत पे कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल तो 1700, ठीक है, 57 के बाद से ही, प्लासी बक्सर के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन 1857 के बाद एक सॉफ्ट नीति को अपनाते हुए पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने हर, ठीक है, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर की नीति को अपनाते हुए भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ब्रिटेन में उनके द्वारा यही किया गया। ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा चाइना में अधिक आर्थिक लाभ लेने के लिए इसके द्वारा अफीम भेजना शुरू कर दिया गया कि हम लोग भारत से जितना अधिक हो सके निर्यात करके अफीम भेजेंगे तो हमें अधिक व्यापारिक मुनाफा होगा। अब ये अफीम क्यों भेज रहे थे हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है, त्रिकोणीय संबंध के माध्यम से, जो कि काफ़ी प्रचलित इक्वेशन है। अब इसी है अफीम का कुछ राजवंशों के द्वारा, ठीक है, चीनी राजवंशों के द्वारा विरोध किया गया कि भाई अफीम चीन में नहीं भेजना है। लेकिन अब ब्रिटेन को चूँकि इससे इतना अधिक फ़ायदा हो रहा था, व्यापारिक लाभ बिल्कुल ब्रिटेन के तरफ झुका हुआ था, तो इसी का विरोध जब होना शुरू हो गया तो 2 बार अफीम युद्ध भी होता है। और इस अफीम युद्ध में, ठीक है, चीनी राजवंश की पोल यहाँ पे खुल के रख जाती है। मंचू राजवंश इन दोनों अफीम युद्ध में पराजित हो जाता है। कुछ संधि यहाँ पे और आरोपित की जाएगी इस पे, जो कि हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि दो अफीम युद्ध में इतना बड़े चीन राजवंश से अगर एक छोटा सा विदेशी शक्ति ब्रिटेन यहाँ पे, ठीक है, उसे अगर पराजित कर दे रहा है, तो चीनी जनता में स्वाभाविक है कि इस मंचू राजवंश के खिलाफ अविश्वास की स्थिति यहाँ पे, ठीक है, मौजूद रहेगी। यही था कि अविश्वास काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ गया और 1911 तक आते, ठीक है, 1911 की क्रांति यहाँ पे कर दिया गया। तो उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को दिखाया था, कुछ विद्रोहों को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो विद्रोह को देखने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग विदेशियों के भी बारे में देख लेते हैं। विदेशियों का आगमन
ठीक है, चीन में किस प्रकार से विदेशियों का आगमन हुआ। तो देखिए इसकी जो जानकारी की अगर स्रोत की अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन स्रोत होता है, ठीक है, काफ़ी फेमस इतिहास कह सकते हैं, यात्री कह सकते हैं, मार्को पोलो के विवरण में, ठीक है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने वहाँ पे प्रवेश किया। प्रवेश करके वहाँ पे आर्थिक लाभ लेना शुरू किया। धीरे धीरे चीन में अनेक पश्चिमी शक्तियों ने अपनी क्षमता के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रित स्थापित करना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली आ गए। पुर्तगाली के बाद धीरे धीरे अन्य जो यूरोपीय शक्तियाँ थे वे यहाँ पे आ गए और इनसे व्यापार करने लगे। इनसे व्यापार में जैसे कि रेशमी वस्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समय, उसके अलावा चाय था, चीनी था, ठीक है, चीनी माने चीनी बर्तन के रूप में आप समझ सकते हैं, चीनी बर्तन, शुगर मत समझिएगा, चीनी बर्तन जैसे वस्तुओं को खरीद के यहाँ से ज़बरदस्त आयात किया जाता था उन यूरोपीय शक्तियों के द्वारा। अब देखिए उस समय वे लोग आयात करते थे, तो आयात करते थे तो स्वाभाविक है कि उस आयात प्रक्रिया को, ठीक है, एक मुद्रा विनिमय के माध्यम से जो किया जाता था, उस समय मुद्रा विनिमय का सबसे बेहतरीन जो वस्तु होता था वो होता था कीमती धातु। कीमती धातु, ठीक है, तो ये जो कीमती धातु था, देखिए यूरोप से निकल के एक कीमती धातु चीन में आ रहा था, चीन में आ रहा था, ठीक है। अब जब चीन में आ रहा था तो ब्रिटेन से भी यही हाल था, ब्रिटेन की जो कीमती धातु भी चीन में आ रही थी। अब इससे क्या था कि उस समय अगर देखा जाए तो चीन और ब्रिटेन में जो व्यापार होता था वो व्यापारिक संतुलन देखिए पूरी तरीके से चीन के पक्ष में झुका हुआ था, चीन के पक्ष में झुका हुआ था। अब बड़ी समस्या थी ब्रिटेन वालों को कि भाई सारे के सारे जो हमारे, ठीक है, जो कॉलोनी सिस्टम जो उपनिवेश बनाया हुआ है हम लोगों ने, सारा व्यापारिक पक्ष हमारे पक्ष में है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। अब इसी व्यापारिक पक्ष को, ठीक है, अब ब्रिटेन के द्वारा अपने कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पे त्रिकोणीय संबंध लाया गया। देखिए आप देखिए त्रिकोणीय संबंध, ठीक है। अब इस त्रिकोणीय संबंध को, ठीक है, समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए, ठीक है। जगहों का नाम लिख लीजिए, जैसे कि ये यहाँ पे भारत मौजूद था, यहाँ पे चीन का उस समय कैंटन क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, कैंटन, राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ से खूब होती थी। और यहाँ पे था इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है। तो पहले देखिए दोनों का जो व्यापार होता था, चीन था यहाँ पे, ठीक है, और इंग्लैंड का जो व्यापार होता था, पहले व्यापारिक पक्ष यहाँ पे झुका हुआ था, लेकिन अब इंग्लैंड ने पूरी तरीके से कूटनीतिक चीज़ों को अपनाते हुए भारत से, ठीक है, इसने अफीम को उपजाना शुरू कर दिया कि भारतवासियों को अब कैसे अफीम उपजाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। कई सारी यहाँ पे व्यवस्था आ चुकी थी, रैयतवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी, ठीक है। तो किसानों का शोषण करके भारत के किसानों के द्वारा यहाँ पे अफीम उपजाया गया, खासकर बिहार हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, उन सारे क्षेत्रों पे, और भारत से अफीम को यहाँ पे कैंटन में अर्थात चीन में निर्यात किया जाता था। अब निर्यात जो किया जा रहा है भारत के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ठीक है, भारत के द्वारा किया तो जरूर जा रहा है, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है, इंग्लैंड का। और इंग्लैंड और भारत का जो व्यापार था, बिल्कुल, ठीक है, इंग्लैंड के पक्ष में था। चाय भारत से ज़बरदस्त, ठीक है, ये रोई से हटा दीजिए, ठीक है, चाय ज़बरदस्त भारत से इंग्लैंड जा रहा था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्यापारिक जो संतुलन था, व्यापारिक संतुलन बिल्कुल इंग्लैंड के पक्ष में था, लेकिन यहाँ पे व्यापारिक संतुलन चीन में था। लेकिन अब इस अफीम को भेज के कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। अब यहीं जब अफीम जब यहाँ पे चीन में पहुँचने लगा तो भाई कई सारे चीनी लोगों को दिक्कत होने लगा। चीन एक अच्छा खासा अफीम का मार्केट उसमें बन चुका था, लेकिन यही था कि अब मंचू राजवंश के कुछ शासक थे, इसका विरोध किया, और जब विरोध जब किया गया तो स्वाभाविक है कि अब ब्रिटेन के द्वारा, अर्थात मैंने उस समय जो इंग्लैंड आप देख सकते हैं उनके द्वारा रिटेलिएट किया गया, और इसी समय, ठीक है, दो अफीम युद्ध हुआ। तो थोड़ा सा उन युद्धों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए प्रथम अफीम युद्ध, ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध, बेसिकली इसमें परिणाम तो हमें पता है, मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था, ठीक। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ यहाँ पे इंग्लैंड, ठीक है, दूसरा जो था यहाँ पे चीन था।
चीन का जो मंचू राजवंश था, इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो मंचू राजवंश अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि चीन जो था बुरी तरीके से यहाँ पे पराजित हो गया। अब पराजित होने के पश्चात अब ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड फ्री में छोड़ देगा इन्हें, ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। जब भी उस समय कोई पराजित होता था तो जो विजित राष्ट्र था कुछ न कुछ संधि करते थे कि भाई ये संधि करो, ये संधि करते हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्स बना के उसमें बहुत सारे प्रावधान होते थे और उसमें साइन कराया जाता था। तो कुल मिला के यहाँ पे जो संधि हुआ, नानकिंग की संधि, नानकिंग की संधि के माध्यम से पूरी तरीके से इंग्लैंड के द्वारा चीन पे व्यापारिक, ठीक है, फ़ायदा को लेने के लिए कई सारे बंदरगाहों को, जो भी चीन के इम्पोर्टेंट बंदरगाह थे खासकर पूर्वी क्षेत्र में ही जो भी बंदरगाह, यहाँ से बंदरगाहों पे विशेष अधिकार इसके द्वारा लेने का प्रयास किया गया। और बहुत सारे प्रावधान थे लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। खासकर बंदरगाहों को लेके यहाँ पे ध्यान रखिए और नानकिंग की संधि को लेके ध्यान रखिए। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रखा, ठीक है। ब्रिटेन के लाभों को देखकर यहाँ पे फ्रांस भी आ गया। फ्रांस के साथ साथ अमेरिका भी यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और ब्रिटेन के लाभों को देखकर फ्रांस और अमेरिका ने ही ऐसे ही संधि कर चीन में विशेष अधिकार को क्या किया, प्राप्त किया। और नानकिंग की संधि से इंग्लैंड पूर्णतः यहाँ पे भी संतुष्ट नहीं हुआ कि भाई जो नानकिंग की संधि हमने किया उसका सारा का सारा फ़ायदा इन फ्रांसीसियों को मिल रहा है, अमेरिकी वासियों को मिल रहा है, तो हमें कुछ और बेहतर करना है। और उस नानकिंग की संधि को चीन के द्वारा भी बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा था, चीन के द्वारा भी बहुत अच्छे से इसे पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके वजह से अंग्रेज़ों में पर्याप्त चीन के खिलाफ, ठीक है, रोष मौजूद था। और यही कारण हो गया द्वितीय अफीम युद्ध का। द्वितीय अफीम युद्ध का ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है द्वितीय अफीम युद्ध में, तो इस युद्ध में फ्रांस भी, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का साथ देने लगा। फ्रांस प्लस ब्रिटेन। अब फ्रांस क्यों देने लगा, तो फ्रांस के एक जो ईसाई मिशनरी के जो पादरी थे, इसकी हत्या चीनियों के द्वारा कर दी गई। ये भी चीनियों पे भड़क उठा फ्रांस, और ब्रिटेन तो था ही यहाँ पे। तो अब स्वाभाविक है जब दो शक्तियाँ जब मौजूद है यहाँ पे, और दोनों शक्तियाँ चीन से जब युद्ध कर रही है, उस मंचू राजवंश से युद्ध कर रही है, तो इसमें भी वही समस्या हुआ, ठीक है। चीन बुरी तरीके से हार गया, यहाँ पे अभी फिर से पराजित हो गया। और यहाँ पे जब पराजित हुआ तो इन दोनों के द्वारा तितनसिन की संधि यहाँ पे किया गया। तितनसिन की संधि का, ठीक है, प्रयास किया गया। और अब यहाँ से इस संधि के माध्यम से पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो चीन में विदेशी शक्तियों का जो प्रभाव था बहुत अधिक हद तक बढ़ चुका था। अब इतनी अधिक विदेशी शक्तियों का प्रभाव यहाँ पे बढ़ चुका है कि राजवंश इनके कंट्रोल में है, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ की जनता भी इनके कंट्रोल में आ रही है। तो कुछ न कुछ ऐसे समय में बुद्धिजीवी लोग, विचारक लोग, कुछ कहीं कह सकते हैं कि जो देश भावना से युक्त लोग सामने आते ही आते हैं। और ये समय अब आ चुका है 1911, ठीक है। 1911 तक अगर देखा जाए तो चीन में विदेशी शक्तियों का प्रभाव काफ़ी अधिक हद तक यहाँ पे बढ़ चुका था। लेकिन 1911 को यहाँ पे देखने के पश्चात कुछ विद्रोहों का भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। कुछ विद्रोह, जैसे कि मैंने आप लोग फ्लो चार्ट में लिखवाया था शुरू में। पहला विद्रोह अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो उस विद्रोह का नाम है ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर इसकी बात की जाए तो लगभग 1851 से लेके 1864 के बीच ये जो विद्रोह हुआ था, शासकों के विरुद्ध इस विद्रोह को किया गया। तो यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों ने एक तरफ जहाँ चीन के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण किया, वहाँ के शासकों को ये अस्त व्यस्त किया, तो दूसरी तरफ चीन में मंचू राजवंश के विरुद्ध भी असंतोष बढ़ने लगा। और यह असंतोष बढ़ने का कारण क्या था, तो देखिए, एक था अर्ध धार्मिक और दूसरा था यहाँ पे अर्ध राजनीतिक। अर्ध धार्मिक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चीन के ही लोगों के द्वारा ईसाई धर्म को कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे अपना लिया गया था, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। चीनी नाम है हुंग चियू युआन,
इसके द्वारा ईसाई मिशनरी को एक्सेप्ट करने के बाद इसने एक बहुत बड़ी अपनी कम्युनिटी बना ली और बहुत सारा इसने डिमांड करने लगा, ठीक है। किससे? तो अर्ध राजनीतिक में कौन है यहाँ पे? मंचू राजवंश है, मंचू राजवंश। अर्ध राजनीतिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस समय से धीरे धीरे ठीक है विदेशियों का प्रभाव यहाँ पे बढ़ने लग गया था और एक 6 वर्ष का जो बालक था, देखिए ना, ठीक है, तो कंप्लीट राजनीतिक नहीं बोला गया, इसीलिए अर्ध राजनीतिक इसे बोला गया। तो हुंग चिंग-युआन के नेतृत्व में यहाँ पे अर्ध धार्मिक जो इसने ईसाई धर्म को अपनाया, बहुत सारी मांगों को इसने आवाज़ उठाया। इस मांग में इसने बताया कि भाई स्त्री पुरुष के अधिकार समान होना चाहिए, स्त्री पुरुष को समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है। किसानों की जो भूमि है पूरी तरीके से यहाँ पे वितरण होना चाहिए बराबर रूप में निजी संपत्ति के, ठीक है। इसने विरोध किया और जब इसने राजनीतिक विरोध करना शुरू किया खासकर मंचू राजवंश के खिलाफ, तो फिर समस्या शुरू हो गई। अर्ध राजनीतिक में अब जो भी मंचू राजवंश का जो सपोर्ट करने वाले विदेशी शक्तियाँ थी, इसके द्वारा इनको दबा दिया गया कुल मिला के, ठीक है। जो भी विद्रोह हुआ, ठीक है, दबा दिया गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वस्तुतः ताइपिंग विद्रोह, देखिए, जनभावनाओं के अनुकूल तो था, किंतु इसे स्पष्टतः इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में नहीं देखा जा सकता। दरअसल यह मंचू राजवंश के, ठीक है, खिलाफ ये कार्य कर रहा था। तो कुल मिला के एक असफल विद्रोह हुआ जिसका बहुत लंबे समय तक भी कोई प्रभाव नहीं रहा। तो ये था पूरा का पूरा ताइपिंग विद्रोह। दूसरा जो विद्रोह हुआ है बक्सर विद्रोह, बक्सर विद्रोह। बक्सर विद्रोह की अगर हम लोग टाइमलाइन देखें तो बिल्कुल देखिए 1899 तक, इस समय तक प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था और ये बक्सर विद्रोह हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे जो चीनी जनता है, चीनी जनता और मंचू राजवंश प्लस विदेशी शक्तियों के खिलाफ, ठीक है, जो भी विदेशी शक्तियाँ यहाँ पे मौजूद थी इनके खिलाफ यहाँ पे हो रहा है। अब चीनी जनता के द्वारा बिल्कुल, ठीक है ना, एक जो देखा जा रहा था कि भाई पूरे के पूरे मंचू राजवंश में विदेशी शक्तियों का अगर स्थापना हो जा रहा है तो हम पे भी इनका कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रेत होके, चूँकि उस समय 1899 तक देखेंगे तो चीनी लोग यही थे कि पश्चिमी जो यूरोप था, ठीक है, पश्चिमी देशों से लोग जुड़े हुए थे और चीनी जनता को अच्छा खासा पता था, जैसे कि उस समय तक अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, मुक्त अर्थव्यवस्था, समानता, बंधुत्व, इस तरह के विचारों से ये लोग युक्त थे। और यही कारण था कि चीनी जनता के द्वारा बिल्कुल ये लोग अपने शोषणकर्ता को समझ रहे थे कि ये लोग शोषण करने वाले हैं और इसमें मंचू राजवंश कुछ कर नहीं रहा है। इसीलिए इनके द्वारा पूरा का पूरा जो लक्ष्य था कि मंचू राजवंश को ख़त्म करना है और विदेशी शक्तियों को भी इसमें ख़त्म करना है। लेकिन बिल्कुल ताइपिंग विद्रोह के द्वारा यहाँ पे भी किया गया कि ताइपिंग विद्रोह के जैसे अब मंचू राजवंश प्लस विदेशी शक्तियों के माध्यम से जो भी बक्सर विद्रोह किया गया, ठीक है, बक्सर विद्रोह को पूरी तरीके से, ठीक है, दबा दिया गया, ठीक है, निर्मम दमम करके कई सारे मूवी इसमें बन चुकी है। इस विद्रोह को दबा दिया गया और जब इस विद्रोह को दबा दिया गया तो अब यही है कि अब लोगों में एक जो राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना थी अब वो सामने आ चुकी थी और इसी को 1911 तक, ठीक है, पुनः उग्र रूप में देखने के लिए मिला। तो देखिए पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा आंदोलन अचानक हो जा रहा है। अब देखेंगे हम लोग 1911 की क्रांति। अब देखिए यहाँ पे 1911 की क्रांति को अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1911 की क्रांति, तो चूँकि बक्सर विद्रोह ऑलरेडी हो चुका था, अब 1911 की जो क्रांति हो गई तो जो भी उस विद्रोह में कमियों को जो देखा गया उस कमियों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है, इसको तैयार किया गया। तो यहाँ पे 2 क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला है यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र और दूसरा है यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र प्लस दक्षिणी क्षेत्र। इससे आप हम लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उत्तरी क्षेत्रों की अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो उस समय, ठीक है, यहाँ पे नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति का नाम है युआन सिकाई के द्वारा,
ठीक है, उत्तरी क्षेत्रों को यूनाइट करने का प्रयास किया गया। और दक्षिणी क्षेत्र में सन्यात सेन के नेतृत्व में इनके द्वारा जिस पार्टी की स्थापना की गई उस पार्टी का नाम था कुओमितांग दल। ठीक है, अगर इसको अर्थ देखा जाए हिंदी में तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रवादी दल। ऐसे राष्ट्रवादी दल, राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। तो इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप विदेशियों के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा छोड़ा, उसके साथ साथ मंचू राजवंश के खिलाफ भी, ठीक है, मोर्चा खोला। अब यहाँ पे मंचू राजवंश विदेशी शासक इनके खिलाफ, ठीक है, बहुत सारी एक लंबे समय तक लड़ाइयाँ लड़ी गई गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से। फाइनली इन लोगों के द्वारा, ठीक है, मंचू राजवंश को उखाड़ के फेंक दिया गया, पूरी तरीके से जड़ से उन्मूलन ही कर दिया गया। या हम लोग यूँ कह सकते हैं कि अब चीन में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसको बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया गया। अब यही, अब मंचू राजवंश की पूरी तरीके से पतन हो जाने के पश्चात ऐसा तो नहीं था कि विदेशी शक्तियाँ पूरी तरीके से लुप्त हो जाएंगी, विदेशी शक्तियाँ मौजूद थी, ठीक है। और साथ में अब यहाँ पे दो बड़ी पार्टियाँ आ गई है इवान शिकाई के नेतृत्व में, और दूसरा है यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में सन्यात सेन के नेतृत्व में कैंटन की तरफ, ग्वांगझोउ की तरफ। अब यहाँ पे आप देखिए तीन लोग फिर से मौजूद हैं, विदेशी शक्ति, इवान शिकाई और दक्षिणी क्षेत्र में सन्यात सेन के नेतृत्व में। लेकिन यही था कि अब इवान शिकाई और सन्यात सेन के द्वारा सम्मिलित रूप से 1911 की क्रांति को सफल जो अंजाम दिया गया था, इन दोनों में, ठीक है, एक शानदार उस समय संबंध मौजूद था। और यही कारण था कि इवान शिकाई को सन्यात सेन के द्वारा सपोर्ट कर दिया गया कि भाई अब चीन की जो बागडोर है तुम संभालो, गणतंत्र तुम लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे सन्यात सेन के भी बारे में क्या थे ये। अब यहाँ से अब शुरू हो जाता है अगला फ्लो चार्ट। 1911 के बाद की स्थितियाँ चीन में क्या थी। तो बिल्कुल ठीक है, आप लोग बोर मत हो कि आराम से देखते चलिए, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। अब 1911 के बाद देखिए यहाँ पे इवान शिकाई, ठीक है, 1911 में, ठीक है, इसकी चीन में सरकार बनी, ठीक है। सन्यात सेन ने समर्थन कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, पूरे चीन को तुम चलाओ, कोई हमें समस्या नहीं है। लेकिन इवान शिकाई की सरकार बनते बनते इवान शिकाई की जो विचारधारा थी, इसके विचारधारा में आमूल चूक परिवर्तन आ गया कि अभी तक जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो बात चल रही थी, उसके मूल्यों की जो बात की जा रही थी कि भाई इस गणतांत्रिक शासन प्रक्रिया में समाजवाद, ठीक है, कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था जो भी यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए समान रूप से होनी चाहिए, इसकी विचारधारा बदल गई, बेचारा पलटी मार दिया इसने, ठीक है। और फिर इसने मंचू राजवंश की तरह एक स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था इसके द्वारा अपनाने का प्रयास किया गया। अब इस स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था का मतलब ही यहाँ पे कि पूरी की पूरी जो शक्ति अपने कंट्रोल में ले लेना, अपने आप को शासक घोषित कर देना, और वो जो शासक था बिल्कुल निरंकुश राजतंत्र, ठीक है, निरंकुश शासक के रूप में। निरंकुश का मतलब यही है कि आप सारा चीज़ वही है, ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, सारी की सारी शक्ति उसके हाथ में, जो बोलेगा, ठीक है, उसी का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो स्वाभाविक है कि अब सन्यात सेन से इसका जो संबंध था पहले जैसा तो नहीं रहेगा, खराब होना ही था। और यही कारण है कि 1911 से लेके 1916 में बिल्कुल एक गृह युद्ध की स्थिति मौजूद थी, चूँकि यहाँ पे सन्यात सेन बार बार इसका विद्रोह कर रहे थे। लेकिन 1916 तक आते आते इवान शिकाई की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, जो अर्ध गणतंत्रात्मक की तरफ जो कहीं ना कहीं चीन झुका हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे इवान शिकाई की मृत्यु हो गई तो 1916 के पश्चात यहाँ पे जस्ट अब सन्यात सेन की जो भूमिका होती है सबसे अधिक बढ़ जाती है। सन्यात सेन के द्वारा होता है ना फील्ड वर्क, ज़मीनी स्तर पे उनके द्वारा बहुत लंबे समय तक कार्य करने का प्रयास किया गया। विदेशी शक्तियों से लंबे समय तक ये लोहा लेते रहे। और तो और 1917 में आप लोगों को ध्यान होगा कि जो रूस में जो उस समय बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी, उस रूसी क्रांति में एक और लक्ष्य था कि हमें हर हाल में पूरे विश्व में साम्यवादी, ठीक है, विचारधारा को बढ़ाना है। तो काफ़ी चैलेंज था इस सन्यात सेन के समय, लेकिन फिर भी उन लोगों ने
ठीक है, सन यात सेन के द्वारा बहुत ही कूटनीतिक कुशलता का प्रयोग करते हुए इनके द्वारा मैनेज करने का प्रयास किया। तो थोड़ा सा हम लोग 1917 के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1917 में क्या हुआ था रूस में, बेहतर समझ में आएगा। अब 1917 में देखा जाए अगर रूस की क्रांति, सारा का सारा मैंने लेक्चर करवा दिया है। तो यहाँ पे दो लोगों की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला तो है यहाँ पे लेनिन, ठीक है, और दूसरा जो इसका वित्त मंत्री था ट्राटस्की, जिसका स्टालिन का भी बना ही नहीं, और स्टालिन ने ट्राटस्की को क्या कर दिया था, भगा दिया था, देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया। तो लेनिन और ट्राटस्की, ठीक है, लेनिन को तो मैं मार्क्स का पक्का भक्त मानता हूँ, ठीक है, मार्क्स का जो पक्का चेला आप समझ सकते हैं, मार्क्स का चेला था पक्का। मार्क्स के विचारों को, एक एक विचारों को लेनिन के द्वारा ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, लागू करने का प्रयास किया गया, कुछ उसमें संशोधन भी किया गया। तो लेनिन का, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा को लेके उसका जो उद्देश्य था कि हमें इस साम्यवादी विचारधारा को सिर्फ और सिर्फ हमें रूस तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे पूरे विश्व में फैलाना है। और पूरे विश्व में फैलाना है तो इसके तहत लेनिन के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा संस्था भी बनाया गया, और उस संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में साम्यवादी शासन व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ पर अब समझना है कि अगर साम्यवादी शासन व्यवस्था, सपोज करिए अगर आप हैं किसी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसियों में फैलाएंगे, अपने जो घनिष्ठ मित्र हैं वहाँ पे फैलाएंगे, और ख़ासकर वहाँ फैलाने के प्रयास करेंगे कि उस विचारधारा के अनुकूल वहाँ पे परिस्थितियाँ हो। तो 1916 से लेके यहाँ पे लगभग 1920 तक चीन यहाँ पे फिर से एक गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पे मौजूद थी, विदेशी लोग मौजूद थे, छोटी मोटी पार्टियाँ आ गई थी। और 1917 के पश्चात अब यही कारण है कि चीन में, ठीक है, साम्यवादी गतिविधियाँ, साम्यवादी विचारधारा यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई। साम्यवादी गतिविधियाँ शुरू हो गई, किसके समर्थित, तो रूस समर्थित, ध्यान रखिएगा, रूस के समर्थन के द्वारा। अब देखिए चैलेंज और बढ़ गया सन यात सेन के लिए, लेकिन फिर भी उनके द्वारा टैकल करने का प्रयास किया गया। आइए अब देखते हैं हम लोग सन यात सेन को लेके। सन यात सेन, ठीक है, सन यात सेन की अगर देखिए, ठीक है, अगर एजुकेशनल इनकी बैकग्राउंड की बात की जाए तो पूरी तरीके से अमेरिका हो गया, जापान हो गया, दोनों जगह, ठीक है, ये पढ़ाई कर चुके थे, एक अच्छे चिकित्सक थे। और विचारधारा के रूप में उनका यही मानना था कि जो भी अमेरिका है, जापान है, अपने देश में तो बिल्कुल आर्थिक क्षेत्रों पे अच्छा डेवलप कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग आके चाइना में आके केवल अपने ही आर्थिक लाभों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यही कारण था कि इन पश्चिमी राष्ट्रों को या फिर इन कैपिटलिस्ट देशों के प्रति सन यात सेन का जो ट्रस्ट था कभी बन ही नहीं पाया। और इन्होंने चाइना के लोगों को जगाने के लिए तीन चीज़ों का, तीन उनके मूल सिद्धांत जो इन्होंने दिया, जैसे कि पहला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, गणतंत्र, ठीक है, दूसरा था समाजवाद, और तीसरा था, और ठीक है, गणतंत्र, समाजवाद, और तीसरा था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को हमें हर हाल में क्या करना है, बढ़ाना है, और काफ़ी इसमें वे सफल भी रहे। यही कारण है, देखिए, गणतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद, इन सारे चीज़ों को बढ़ाते हुए, इन्हीं नारों की वजह से अगर देखा जाए तो चीन में, ठीक है, गणतंत्र के पिता भी बोला जाता है इनको, गणतंत्र के पिता। लेकिन इतना आसान नहीं था, इस गणतंत्र के पिता का जो रास्ता था इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अभी विदेशी शक्तियाँ, साम्यवादी विचारधारा मौजूद थी। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 1921 तक आते आते, ठीक है, इन्होंने चीन के राष्ट्रपति पद की, ठीक है, शपथ ले ली, उन्हें चीन के राष्ट्रपति घोषित कर लिए गए। अब चीन के जो राष्ट्रपति इतने आसानी से घोषित नहीं हुए, इन्होंने अपने दल, जो राष्ट्रवादी दल था, कुओमिंतांग दल, राष्ट्रवादी दल प्लस इधर अच्छा खासा जो साम्यवादियों की भूमिका बढ़ चुकी थी, तो साम्यवादी दल के साथ एक बेहतरीन जो संबंध स्थापित करके इनके द्वारा चीन में इनकी जो सरकार बनाई गई, बहुत ही शानदार काम की। लगभग 1921 से लेके 1925 तक, ठीक है, दोनों में एक बेहतरीन कम्युनिकेशन की स्थिति को बनाते हुए इन्होंने चीन को, ठीक है, विदेशी प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त रखा।
साथ में चीन को आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों पे एक बेहतरीन कार्य करने की प्रेरणा दी। लेकिन यही है, लंबे समय तक ये भी चल नहीं पाए। 1925 में आके इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात फिर अब चाइना में घोर संकट आ गया। अब वो घोर संकट क्या है इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल इसे मैं थोड़ा सा पूरा डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अब इनके मृत्यु के पश्चात चूँकि जो कुओमिंतांग दल था, कुओमिंतांग दल का एक अच्छा खासा जो स्तंभ था साम्यवादी दल मौजूद था। तो इसीलिए उस समय इनकी मृत्यु के पश्चात जो दो पार्टी जो मौजूद थी, देखिए यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। पहला तो था यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी जो खुद सन्यात सेन थे, और दूसरा था जिसके सपोर्ट से वे बने हुए थे, जिस पार्टी का नाम था, ठीक है, साम्यवादी पार्टी। चाइनीज में इसका नाम है, आगे हम लोग देख लेंगे, बड़ा अटपटा सा नाम है, ठीक है, कम्युनिस्ट आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट है ही है। राष्ट्रवादी पार्टी की उस समय जो नेतृत्व करने वाला काफ़ी फेमस व्यक्ति जिसका नाम है चियांग काई शेक, चियांग काई शेक, ठीक है, चियांग काई के नेतृत्व में राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो उस समय जो भी यहाँ पे, ठीक है, सरकार बनने की जो प्रक्रिया हुई, राष्ट्रवादी पार्टी को अधिक फेवर मिला। लेकिन चियांग काई शेक के द्वारा अब ये जो साम्यवादी पार्टी है, जैसे कि सन्यात सेन ने, ठीक है, इन दोनों से जो बेहतरीन जो संबंध स्थापित किया था राष्ट्रवादी पार्टी के होते हुए, चियांग काई शेक बिल्कुल इस पार्टी के खिलाफ हो जाता है, इस पार्टी के खिलाफ हो जाता है। विचारधाराओं को लेके बिल्कुल ये सेपरेटिंग हो जाता है, विचारधाराओं की लड़ाई ज़बरदस्त हो जाती है। और उसका कारण यही माना जाता है कि सन्यात सेन की मृत्यु के पश्चात इस राष्ट्रवादी पार्टी में विदेशी प्रभाव काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। अब इस विदेशी प्रभाव में जैसे कि खासकर दो लोग, अमेरिका प्लस ब्रिटेन, देखिए दोनों कैपिटलिस्ट देश थे, और एक कैपिटलिस्ट देश होते हुए ये एक लंबी दूरदर्शिता अपनाते हुए ये सोच रहे हैं कि अगर चीन में साम्यवादी पार्टी आ गई तो फिर समस्या है, इधर पूरे एशिया में फैल जाएगा, हम जो आर्थिक लाभ ले रहे हैं वो हम ले नहीं पाएंगे। तो इनके द्वारा देखिए कितना दूरदर्शिता को अपनाते हुए चियांग काई शेक को इन लोगों ने पूरी तरीके से अगर देखा जाए मुहरा बना लिया, बहुत सारे आर्थिक इसको लाभ दिया। चियांग काई शेक बिल्कुल भड़क गया साम्यवादियों पे। तो लगभग देखा जाए यहाँ पे तो 1931 तक साम्यवादियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन 1931 में इनका भी नेतृत्व करने वाला, ठीक है, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व वाला जिसका नाम है माओ त्से-तुंग, माओ त्से-तुंग के द्वारा, ठीक है, साम्यवादी पार्टी की पूरी तरीके से नेतृत्व करने वाला बहुत बड़ा व्यक्तित्व यहाँ पे आ गया। अब यहीं से समस्या शुरू हो गई, पूरा जो 36 का जो आंकड़ा है शुरू हो गया। और लगभग यही कारण है कि 1925 से लेके देखेंगे हम लोग कि 1949 तक की जो चीन में जो परिस्थितियाँ होती है, बिल्कुल गृह युद्ध की परिस्थितियाँ होती है यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी और साम्यवादी पार्टी में, ठीक है, दोनों एक दूसरे को, ठीक है, बिल्कुल नहीं सुहाते हैं। तो यही समस्या यहाँ पे चल रही है। पश्चिमी प्रभाव में चियांग काई शेक बेचारा आ गया और यही कारण था, ठीक है, कि इसकी जो सरकार रही लगभग 1949 तक, जब तक कि पूरी तरीके से चीनी क्रांति कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा दूसरे तरफ हम लोग जाते हैं, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि चीन में साम्यवादियों का, ठीक है, चीन में साम्यवादियों के सफलता का कारण क्या था, स्टेबलाइज क्यों हो गया, आखिर 1949 की जो क्रांति हुई उस क्रांति में साम्यवादियों की जीत क्यों हो गई। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को चीन में साम्यवादियों की सफलता के कारणों को हमें थोड़ा सा विस्तार रूप से देखेंगे, तब जाके आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आना शुरू होगा। पहला अगर कारण देखें यहाँ पे तो राष्ट्रवादी दल का उदय। देखिए राष्ट्रवादी दल का उदय, तो जैसे कि पता है कि चीन में, ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति से प्रेरित होकर साम्यवादी दल का यहाँ पे निर्माण हो चुका था, साम्यवादी दल का निर्माण हो चुका था। और इस दल ने विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराना अपना लक्ष्य घोषित किया। इनका लक्ष्य ही था कि हम अपने, ठीक है, देश को विदेशी प्रभावों से मुक्त करेंगे। और यहाँ पे, ठीक है,
सन्यात सेन की जो भूमिका है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और सन्यात सेन की जब इम्पोर्टेंट भूमिका जब यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है तो इनके द्वारा साम्यवादियों से एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि चीन के लिए विदेशी शक्तियाँ कहीं से बेहतर नहीं हो सकती है, बस एक साम्यवादी शक्तियाँ ही बेहतर चीन के लिए हो सकती है। तो उन्होंने शानदार संबंध स्थापित करना शुरू किया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सन्यात सेन की, ठीक है, इनकी मृत्यु के पश्चात ये मामला अब वैसे नहीं रह गया। इनकी मृत्यु के पश्चात 1925 में जो चियांग काई शेक आ गया, कुओमितांग दल का अर्थात राष्ट्रवादी पार्टी का जो ये प्रमुख बना, विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आ गया, ठीक है, और साम्यवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की, जो कहीं न कहीं, ठीक है, इसकी या फिर कह सकते हैं कि साम्यवादियों की सफलता का प्रमुख कारण बना। क्योंकि अब देखिए प्रमुख बन गया, राष्ट्रवादी दल का प्रमुख बन गया और साम्यवादियों को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से खात्मा करने का प्रयास कर रहा है। और साम्यवादी दल की जो विचारधारा थी यहाँ पे कि भाई किसानों की बात करते थे ये, ठीक है, मजदूरों की बात करते थे, शोषण का बात करते थे, और इनके ही, ठीक है, पार्टियों को इस राष्ट्रवादी पट के द्वारा, ठीक है, इसका दमन किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, क्योंकि इसका जो समर्थन है बिल्कुल पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है, जिसके वजह से धीरे धीरे साम्यवादी दल की जो भूमिका है काफ़ी अधिक बढ़ती चली गई। और यहाँ पे जब माओ आ जाएगा 1931 में, ठीक है, तब तो और ज़्यादा, ठीक है, साम्यवादी दल ने पूरी तरीके से देखेंगे हम लोग तो किंग्यासी प्रांत में अपनी शक्ति का केंद्र का स्थापित किया। किंग्यासी प्रांत, ध्यान रखिएगा, किंग्यासी प्रांत दक्षिण के क्षेत्रों पे किंग्यासी प्रांत में, ठीक है, साम्यवादियों का प्रमुख केंद्र बन गया। चीन में अब शक्ति के अब 2 केंद्र यहाँ पे स्थापित हो गए, जिसके वजह से 2 विचारधाराएं मौजूद थी। माओ त्से तुंगे ने, जो कि ये अब रूस समर्थित साम्यवादी दल का समर्थन कर रहा था, तो स्वाभाविक है कि अब बात यहाँ पे सीधे, ठीक है, पूंजीवादी वर्सेस यहाँ पे साम्यवादी था। बेचारा चियांग काई शेक तो मोहरा हो गया ना, मोहरा के रूप में ये यूज किया जा रहा है पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा। तो यही है कि अब साम्यवादी लोगों के पास, चूँकि इनकी सरकार नहीं थी, तो गुरिल्ला पद्धति को अपनाते हुए, ठीक है, इनके द्वारा युद्ध किया गया और इस युद्ध में इन्होंने विजय भी पाई। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण था यहाँ पे चियांग का उन्मूलन कार्यक्रम। चियांग का उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है, ये क्या था, तो चियांग ने साम्यवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। बाकायदा चियांग के द्वारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि नीली कुर्ती वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल कुर्ती, नीली कुर्ती, ठीक है, नीली कुर्ती वाले यहाँ पे सैनिक गतिविधियों को बढ़ाया गया कि नीली कुर्ती वाले ये लोग करेंगे क्या, तो दमन करेंगे, साम्यवादियों का दमन करेंगे, साम्यवादियों का दमन करेंगे। बेचारा माओ भी कम नहीं था, माओ ने रिटेलिएट करने के लिए लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती, आप फिर कह सकते हैं लाल सेना का इसके द्वारा गठन किया गया, लाल सेना का गठन किया गया। लेकिन हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, केंद्र में इस समय चियांग है, सरकार इसकी है, और जब साम्यवादी लोग हैं कहीं न कहीं इस सरकार के खिलाफ हैं, तो इनको विद्रोही बोला जाएगा, देशद्रोही बोला जाएगा। यही होता है हर एक सरकार में। तो यहीं पर शुरू हो गया। अब नीली कुर्ती, क्योंकि इनकी सरकार थी, रिसोर्सेज बहुत अधिक थे, एक से एक गन, ठीक है, पश्चिमी राष्ट्रों के दौरान को मुहैया कराया जा रहा है, तो साम्यवादियों पे भारी पड़ जाते थे। और इसी समय एक बहुत बड़ी घटना होती है, जिस घटना का नाम है लॉन्ग मार्च। अभी तक ऐसा माना जाता है कि लगभग 400 माइल, देखिए, पैदल यात्रा किया गया था इन साम्यवादियों के द्वारा माओ के नेतृत्व में, बिल्कुल, ठीक है, दक्षिण के, चीन के दक्षिण के क्षेत्रों से इसे घुमा फिरा के उत्तर की तरफ पहाड़ी इलाकों में जगह जगह जा रहे हैं, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं, और तो और नीली कुर्ती से बचने का भी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने युद्ध किया और फाइनली, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि 1949 तक आते आते कैसे साम्यवादियों के अनुकूल चीन में स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है, ध्यान रखिएगा कि बड़े बड़े लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे
कदमों से प्राप्त होते हैं। टिप्पणी करिए, ठीक है। अब छोटे छोटे कदम क्या है, बड़े बड़े लक्ष्य, ठीक है भाई। हमें चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना करना है। छोटे छोटे कदम देखिए, इतने लंबा जो 400 माइल जो उन लोगों ने सफ़र किया हुआ था पैदल ही, 400 नहीं था, ध्यान रखिएगा, 4000 माइल था, 4000 माइल, ठीक है। 1 माइल बराबर अगर देखा जाए तो लगभग 1.6 है, तो आप देख सकते हैं 16 चौक है, ठीक है। काफ़ी लगभग 5000 किलोमीटर आप एज्यूम कर सकते हैं। पैदल ही उतना दूरी इनके द्वारा सफ़र किया गया था। तो इसे आप लोग, ठीक है, आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिएगा। साम्यवादी वर्सेस राष्ट्रवादियों की टक्कर को आप लोगों को दिखाना है यहाँ पे। तीसरा कारण है यहाँ पे साम्यवादियों की सफलता के पीछे जापानी आक्रमण। जापानी आक्रमण और यहाँ पे चियांग काई शेक की नीति। चियांग काई शेक की नीति बिल्कुल ठीक है ना, मतलब इसका बिहेवियर एकदम लगता है कि पागल टाइप का कर रहा है। चियांग काई शेक की नीति, ठीक है, बेवकूफ़ है। देखिए जापानी आक्रमण में क्या हुआ था कि 1931 में जापानियों के द्वारा मंचूरिया क्षेत्र पे, जो चीन का जो उत्तर भाग में बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन चियांग काई शेक क्या कर रहा है, तो जापानियों को खदेड़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है। चियांग काई शेक बिल्कुल साम्यवादियों के पीछे लगा हुआ है कि साम्यवादियों को खरीदना है। अब यहाँ पे भाई ये अपने देश के लोग हैं, अपने लोग हैं, इनको तो बाद में देखा जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो भाग मंचूरिया जैसा क्षेत्र अगर विदेशी शक्तियों के हाथ में चला जा रहा है तो समस्या आएगी। उसको हम लोग कैसे, ठीक है, अपने में कंट्रोल करेंगे, यही समस्या होगी। उसने इनको भेजने के लिए नीली कुर्ती का जो सेना का जो गठन कहते हैं यहाँ भेज दिया था और मंचूरिया पे आसानी से जापान के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। फिर समस्या आ गई यहाँ पे। अब इससे क्या हो रहा है कि चीनी जनता में, अब सोचिए जो लोग मंचूरिया पर आते होंगे, पता चल रहा है कि यहाँ पे विदेशियों का प्रभाव हो गया, तो चीन में शासन किसका है, राष्ट्रवादी दल चियांग काई शेक का है। तो इसके खिलाफ क्या होगा, लोगों का अविश्वास बढ़ जाएगा, ठीक है, अविश्वास बढ़ जाएगा। और इस अविश्वास का फ़ायदा किसने उठाया, तो साम्यवादियों के द्वारा उठाया गया। यहाँ पे आके, ठीक है, बोला गया, आश्वासन दिया गया कि जितना जल्दी हो सके हम लोग विदेशी शक्ति से इस मंचूरिया क्षेत्र को पूरी तरीके से मुक्त कर लेंगे। अब देखिए हर एक स्टेप जो है चियांग काई शेक का उल्टा पड़ जा रहा है और साम्यवादियों की पॉपुलरिटी का कारण बन जा रहा है। चौथा कारण है यहाँ पे चियांग एवं साम्यवादियों के बीच सहयोग, ठीक है, चियांग प्लस साम्यवादियों का सहयोग, ठीक है। हुआ क्या, जब जापान में 1931 पे, ठीक है, जापान के द्वारा जब 1931 से मंचूरिया क्षेत्र पे कंट्रोल कर लिया गया, तो जब चियांग को काफ़ी अपने ही लोगों के द्वारा, ठीक है, जब विद्रोह झेलना पड़ा अपने ही, ठीक है, तो समस्या शुरू हो गई। चियांग को मजबूरन थी कि हमें अब साम्यवादियों की सफलता लेना पड़ेगा। तो बाकायदा चियांग काई शेक अपने एक दूत को साम्यवादियों के पास भेजता है और यहाँ पे माओ ने, ठीक है, शानदार कूटनीतिक कुशलता को अपनाते हुए इसकी बातों को मान लिया, बोला कि ठीक है भाई, अभी हम लोग भले ही, ठीक है, दुश्मन है, लेकिन विदेशी शक्तियों को अगर हराना है तो हमें मित्र बनना पड़ेगा। और यहाँ पे किया भी गया। इन दोनों ने मिल के विदेशी शक्तियों को भगाने का प्रयास किया और जापान यहाँ पे कमज़ोर पड़ा भी है, जापान कमज़ोर पड़ा भी। लेकिन अब समस्या हो गया चीन को, ठीक है, जो चियांग काई शेक था कि भाई अगर हम फिर से साम्यवादियों को अगर नहीं भगाए तो फिर चीन पे इनका कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे ही जापान कमज़ोर हुआ, पुनः, ठीक है, चियांग ने साम्यवादियों पर आक्रमण कर दिया कि इसको ख़त्म करो, नेस्ताबुतून करो, ठीक है, अपने विद्रोहियों को दबाना शुरू कर दिया। समस्या शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है। और इस समस्या से अब जो भी यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो आप सपोज करिए, ठीक है, जब जो भी यहाँ पे चीन के लोग हैं उनको भी यहाँ पे समस्या आएगी ही आएगी। और इसका फ़ायदा उठा के चियांग काई शेक पे ही उल्टा भारी पड़ गया। 1937 में, ठीक है, इसने अब मंचूरिया पे तो किया ही था, नानकिंग पे जापानियों के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। अब सोचिए कितनी स्थिति खराब हो गई चीन की यहाँ पे, ठीक है, चियांग की पॉपुलरिटी दिन प्रतिदिन गिर रही है और मौत से तुंग यानी साम्यवादियों की जो पॉपुलरिटी है लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। कुछ न कुछ इसी प्रकार का नीतियाँ ही इसे हो रहा है। पांचवा और लास्ट कारण है यहाँ पे, एक एक कारणों को मैं बता रहा हूँ काफ़ी ब्रीफली।
द्वितीय विश्व युद्ध एवं चीन, द्वितीय विश्व युद्ध एवं चीन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चीन, कि चीन जापान युद्ध जो हुआ यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ पे अंग बन गया। अतः पश्चिमी शक्तियाँ अमेरिका और ब्रिटेन से चियांग की सरकार की, ठीक है, यहाँ पे शक्तियाँ प्रदान करना शुरू कर दी। यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें मित्र राष्ट्र और यहाँ पे कौन है, धुरी राष्ट्र। देखिए कैसे इक्वेशन बदल रहा है, जब तक आप नहीं समझेंगे पूरी तरीके से हमेशा परेशान करते रहेगा। अब देखिए मित्र राष्ट्र में आप लोगों को पता है ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, अमेरिका है उस समय। और धुरी राष्ट्र में अगर देखा जाए यहाँ पे तो जापान था, ठीक है, जापान के साथ साथ यहाँ पे जर्मनी था, उसके साथ यहाँ पे इटली था, इम्पोर्टेंट देश है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ भी आएगा, लेकिन बाद में आएगा, रूस आएगा, वो इक्वेशन बदलते रहता है। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटेन था, यहाँ पे फ्रांस था, अमेरिका था। अब यहाँ पे अगर चीन को देखा जाए तो चीन में क्या हो रहा है, जापान का प्रभाव बढ़ रहा है। जब चीन में जब जापान का प्रभाव बढ़ेगा तो अमेरिका जो पहले से ही राष्ट्रवादी दल को जो सपोर्ट कर रहा था, ये सपोर्ट करना अब क्या कर देगा, और अधिक बढ़ा देगा, ठीक है, कि भाई अब ये तो हमारा दुश्मन हो गया। पहले तो सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी थे, अब हमारे दुश्मन जापानी भी हो गए हैं। तो अमेरिका के द्वारा बहुत सारे, ठीक है, वायुयान से लाखों टन सामग्री, हथियार, बम, गोला बारूद, ठीक है, चियांग काई शेक को दिया गया, ठीक है। सैन्य सहायता प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने नहीं दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी, ठीक है, उसने चियांग काई शेक को सपोर्ट किया। तो चियांग काई शेक अब इन सारे चीज़ों का जो प्रयोग है जापानियों को खदेड़ने में तो कर ही रहा है, लेकिन इससे अधिक को, ठीक है, ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है, कम्युनिस्ट को, साम्यवादियों को खदेड़ने का प्रयास किया, ठीक है, कर रहा है। और यही कारण था कि अब इस समय तक आते आते अब चियांग की हर एक जो नीति थी उल्टा पड़ रही थी। और अब साम्यवादियों के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल पूरे चीन को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया गया, और इसमें वे सफल होते हुए भी यहाँ पे नज़र आए। तो देखते हैं 1945 तक आते आते देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा, जापानी पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गए, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, जापानी कमज़ोर पड़ गए। अब जापानी कमज़ोर पड़ गए, एक शक्ति जापान से ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी चीन में, ठीक है, साम्यवादी, ठीक है, माओ के नेतृत्व में मौजूद थी, और इधर चियांग काई शेक मौजूद था। यहाँ पे बड़ा समस्या हो गया। लेकिन इस समय तक आते आते साम्यवादियों की जो लोकप्रियता थी काफ़ी अधिक हद तक बढ़ गई थी, क्योंकि हर एक जो डिसीजन था साम्यवादियों का बेहतरीन था, रूसी लोगों के हित में था, तो इनका, ठीक है, लोकप्रियता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और यहाँ पे अब चीन पे हस्तक्षेप किया अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया। चूँकि अब अमेरिका के साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ भी शामिल हो चुका था। अब समस्या है, अमेरिका अगर डायरेक्ट चीन को, ठीक है, अर्थात चियांग काई शेक को अगर रिटेलिएट करने के लिए बोल रहा है साम्यवादियों पे, तो सोवियत संघ चुप बैठने वाला नहीं था। अब स्वाभाविक था कि अमेरिका ने एक योजना लाया, जिस योजना का नाम था मार्शल योजना। बिल्कुल देखिए कॉन्सेप्ट की स्थिति यहाँ पे कहीं से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्शल योजना के माध्यम से इसके द्वारा बोलने का प्रयास किया गया कि जो जहाँ है, जितना क्षेत्र पे कंट्रोल किया है, साम्यवादी जितना क्षेत्र पे कंट्रोल किए हैं, उन पर ये कंट्रोल करें, और जितना चियांग काई शेक पे, ठीक है, चियांग काई शेक ने जितने क्षेत्र पे कंट्रोल किया है वे इतने क्षेत्रों पर क्या करें, ये अपना कंट्रोल करें, यहाँ पे अपना शासन चलाए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहीं से साम्यवादियों के द्वारा, ठीक है, अब चुप नहीं रह सकते थे, चूँकि चियांग काई शेक की लोकप्रियता बिल्कुल यहाँ पे घट चुकी थी। तो 1949 तक आते आते ध्यान रखिएगा, बिल्कुल, ठीक है, चियांग काई शेक को इन साम्यवादियों के द्वारा, ठीक है, कमज़ोर कर दिया गया, खदेड़ दिया गया कि भाई तुम चीन में रहो ही मत। और यहीं से समस्या शुरू हो गई, क्योंकि चियांग काई शेक को जो सपोर्ट करने वाला अमेरिका था, इसको खदेड़ दिया गया, साम्यवादियों के द्वारा खदेड़ दिया गया। और यहीं जब खदेड़ दिया गया तो बेचारा चियांग काई शेक, ठीक है, फार्मोसा द्वीप नाम सुना होगा आप लोगों ने, फार्मोसा द्वीप, इस द्वीप से सब कोई परिचित है। इस द्वीप का आधुनिक नाम है ताइवान।
इसी ताइवान में, ध्यान रखिएगा, इसी ताइवान में चियांग काई शेक आके भाग गया और चियांग काई शेक को सपोर्ट करने वाला कौन था? तो यूएसए था। यूएसए ने यहाँ पे बोल दिया कि हम पूरा चीन ताइवान को मानते हैं, पूरा का पूरा चीन हम ताइवान को मानते हैं, क्योंकि असली जो कंट्रोल था इसी चियांग काई शेक के हाथों में था। तो समस्या आएगी आएगी, और तब से अभी तक देखिए ये जो समस्या है, ठीक है, ठीक नहीं किया गया। अमेरिका चीन संबंधों में तनाव को लेकर आज भी एक नए युग की शुरुआत आप यहाँ पे वर्तमान में देख सकते हैं। तो कुल मिला के यही था, 1949 की क्रांति तक आते आते पूरी तरीके से पूरा चीन जो था साम्यवादियों के हाथों में आ गया। उम्मीद है अब कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। तो ये था पूरा 1949 की क्रांति। अब लास्ट जो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि साम्यवादियों की सफलता के कारण, साम्यवादियों की सफलता के कारण, अब बिल्कुल वही सारी पुरानी बातें हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कि कुओमितांग दल की अलोकप्रियता, ठीक है, कुओमितांग दल की अलोकप्रियता, ठीक है, बिल्कुल चियांग काई शेक की नीतियों की वजह से, ठीक है, भ्रष्ट शासन की जो अवधारणा थी उसके अंदर विदेशी शक्तियों की जो अवधारणा थी, बिल्कुल साम्यवादियों को, ठीक है, उसने चरम पे पहुंचा दिया, लोकप्रिय बना दिया। दूसरा अगर देखें यहाँ पे तो जापानी आक्रमण, ठीक है, जापानी आक्रमण और चियांग काई शेक की नीति ने बिल्कुल, ठीक है, विपरीत कार्य किया और यहाँ से भी साम्यवादियों की सफलता, ठीक है, लोकप्रियता बढ़ गई। साम्यवादियों की खासकर अगर देखा जाए यहाँ पे विचारधारा किसानों को लेके, मजदूरों को लेके, जो भी शोषण, ठीक है, शोषक पीड़ित जो लोग हैं उनको लेके उनकी समर्थन का हासिल किया, और वैसे लोगों की संख्या हर एक देश में सबसे अधिक होती है। लास्ट है यहाँ पे कुओमितांग दल की राजनीतिक जो कमजोरी थी, ठीक है, हर जगह देखिए जो भी 4-5 कारण देखा, हर उन कारणों में चियांग काई शेक को अर्थात राष्ट्रवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, जिसके वजह से साम्यवादियों को बहुत ही, ठीक है, आसानी होते चले गई। तो आप कह सकते हैं कुओमितांग दल की, ठीक है, कुओमितांग दल की अलोकप्रियता कहीं से कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था पूरा साम्यवादियों की सफलता के कारण। अब बात करें हम लोग इसका परिणाम और प्रभाव का, तो इसके बिना समझिए कि कोई भी उत्तर, ठीक है, इनकम्प्लीट है, पूरा का पूरा टॉपिक का निचोड़। तो देखिए चीन में साम्यवादी सरकार का यहाँ पे गठन हो गया, सरकार जो आ गई यहाँ पे चीन में साम्यवादी सरकार आ गई, ठीक है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो चीनी जनता को विदेशी शोषण से पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई, विदेशी शोषण से मुक्ति, क्योंकि 1949 तक आते आते विदेशी शक्तियाँ, ठीक है, ऑलरेडी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, 1947 तक भारत आज़ाद हो गया था। चीन में भी बहुत उसका, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एशिया में अगर देखा जाए तो साम्यवाद का एक नया स्तंभ शुरू हुआ, अभी तक तो रूस ही था, साम्यवाद का एक नया स्तंभ चीन में आना शुरू हो गया, ठीक है। और शीत युद्ध में तो पूछिए मत, शीत युद्ध में अगर देखा जाए तो रूस के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने वाला जो देश था यही था चीन, ठीक है। तो एक नया जो इक्वेशन जो पैदा हुआ, जैसे कि पूरा का पूरा अमेरिका का जो सपोर्ट करने वाला नाटो था, वैसे ही शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ का सपोर्ट करने वाला ये चीन भी था, ठीक है। वारसा संधि भी इसके माध्यम से बनाया गया। तीसरा अगर देखा आप जाए तो ताइवान को लेके, फार्मोसा द्वीप को लेके अभी तक, ठीक है, इस मामला को सुलझाया नहीं गया है फार्मोसा द्वीप को लेके, क्योंकि पूरा अमेरिका इसी फार्मोसा द्वीप को, ताइवान को ही असली चीन, ठीक है, समझता है। तो ये भी एक समस्या है। चीन में कहा जा रहा है कि साम्यवादी शासन के स्थापना के तहत जिस जनवादी तानाशाही शासन की स्थापना हुई, उसने चीन के आर्थिक सैनिक विकास को इसने तीव्रता प्रदान कर दी, ठीक है। तो आने वाले समय में अब जो भी माओ से तुंगा आएगा पूरी तरीके से, ठीक है, इसने आर्थिक गतिविधियों पे ध्यान देना शुरू किया, सैनिक गतिविधियों पे इसने ध्यान देना शुरू किया, और स्थिति चीन की दिन प्रतिदिन बेहतर हुई। और उनकी जो विचारधारा थी, ठीक है, खासकर शासन व्यवस्था के नाम पे एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था,
वो चीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखिए चीन आज कहाँ है और भारत कहाँ है, तो विचारधाराएँ भी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। माओ की सफलता, ठीक है, माओ की सफलता जो उसने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मार्क्स की जो पूरी की पूरी जो बात थी, खासकर हिंसा के जो तत्व थे, मार्क्स जितना नहीं किया उससे अधिक हिंसा के तत्वों को, ठीक है, इस माओ के द्वारा उठाया गया। हिंसक क्रांति सबसे अधिक, ठीक है, किया गया। और इसने जो नारा दिया कि राजनीतिक की शक्ति, राजनीतिक की जो शक्ति है बंदूक की गोली से प्राप्त की जा सकती है, जिसके वजह से, ठीक है, ये जो साम्यवादी जो गतिविधियाँ है आगे चल के कहीं न कहीं हिंसक, ठीक है, रूप लेती चली गई। लास्ट है यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध, ठीक है, इन साम्यवादी गतिविधियों में गुरिल्ला युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुरिल्ला युद्ध की धीरे धीरे लोकप्रियता मिलती चली गई और जहाँ जहाँ, ठीक है, शोषण होते चला गया, जैसे कि आप भारत के संदर्भ में ले सकते हैं, श्रीलंका के संदर्भ में ले सकते हैं, वहाँ वहाँ पे, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध, इस शोषण को हथियार अपनाते हुए इन सारे देशों ने, उस जो भी कैपिटलिस्ट देश थे, जो भी इन पे कहीं ना कहीं शोषण करने वाले थे, उनको इन लोगों ने मजा चखाने का काम किया। तो हिंसक गतिविधियों को इससे बढ़ावा भी मिला और नया सामाजिक आर्थिक परिवर्तन धीरे 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 यहाँ पे लाया गया। जैसे भारत के संदर्भ में यहाँ पे समझ सकते हैं नक्सलवाद जैसी घटनाओं को बढ़ोतरी मिली। तो कुल मिला के यही था कंप्लीट हमारा चीन की क्रांति। उम्मीद है अगर आप लोगों ने पेशेंस रख के देखा होगा तो आप हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर राइटिंग करने की स्थिति में मौजूद रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो ठीक है, प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।